हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है और ये आपका एमसीक्यू टाइप की सीरीज है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आधारित है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट ने जो भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जितने भी पेपर्स कराए हुए हैं, इसमें लगभग 10,000 के करीब आपके क्वेश्चंस हैं। और ये अभी जो फिलहाल में मैं वीडियोस दिखा रहा हूँ आपको, ये हाईलाइटेड है 2023 से 2025 के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं। आपका जो पेट का हुआ है और इसमें आपके जो जूनियर असिस्टेंट वगैरह के, तो ये भी अभी हाईलाइट चल रहे हैं। हाईलाइट के बाद आपको मैं एमसीक्यूज़ जो आपके टॉपिक वाइज हैं वो करा दूंगा इसी में। तो ये सीरीज रहेगी आपकी और प्लेलिस्ट बन जाएगी। और इससे पहले मैंने घटना चक्र की आपका थ्योरी वाला सेक्शन कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे वीडियोस के लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों साथ में ही रहेंगे। और ये आपका हाईलाइटेड है, मैं आपको दोबारा से बता दूँ का भूगोल, फिर इसके बाद आपका भारत का भूगोल देखिए। विश्व के भूगोल में देखिए पहला है विश्व का भौतिक भूगोल। ये सभी आपके टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी पैट में पूछे जाएंगे। देखिए ये आपका 23 में आया भी था प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक और सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर बी सेरस। देखिए सेरस आंतरिक सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। ये क्षुद्र ग्रह का पहला सदस्य था जिसे 1801 में यूसेफ पियाजी द्वारा देखा गया था। इसके तहत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को शामिल किया जाता है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा के एक चौथाई से भी अधिक है। वैज्ञानिकों ने इसे 2006 में इसे बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया था। अगला देखिए नदियाँ तथा नदियाँ घाटियों के बारे में। यहाँ पे आपका इसमें देखिए सुमेलित है। यांग्त्से नदी ये आपकी चीन में पड़ती है, मिनाम नदी थाईलैंड में, इरावदी नदी म्यांमार में, सत अल अरब ये इराक में है। अगला देखिए नेक्स्ट है भूजल संसाधन से संबंधित जो फैक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, यह भी कहलाती है जल तालिका वाटर टेबल। जल तालिका वाटर टेबल। और ये देखिए ऊपरी सीमा जो वाटर लेवल कहते हैं, इसी जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में वाल्कस झील स्थित है? ये ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान में स्थित है। और जो वाल्कस झील है सबसे बड़ी स्थित है, कजाकिस्तान में सबसे बड़ी झील है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और मध्य एशिया में स्थित है। इस झील का पश्चिम भाग मीठे पानी वाला है, जबकि पूर्वी भाग खारे पानी से भरा हुआ है। अगला देखिए लेक तुर्कान दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी केन्या में स्थित है लेक तुर्कान। और इसका बेसिन जो है इथोपिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और युगांडा में विस्तारित है। नेक्स्ट देखिए मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से जो फैक्ट्स हैं। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? देखिए इसका आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर डी रब अल खली रेगिस्तान। 250 मीटर यानी 820 फीट तक ऊंचे व बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं और ये क्षेत्र पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तानों का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। ये दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में स्थित है। इसका विस्तार सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात व यमन के कुछ भागों तक फैला हुआ है। अगला देखिए वनों से बारे में। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सर एच जी चैंपियन द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया था। वर्ष 1968 में सर एच जी चैंपियन एवं एस के सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। ये वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति, विज्ञान और पादप स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उपवर्गों में बांटा गया है।
नेक्स्ट है कि 8वां क्वेश्चन है, पूरी दुनिया से सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी वन है। तो पानी, वायु और सूरज की रोशनी प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं हो सकते, लेकिन इंसानों द्वारा अपने फायदों के लिए बड़ी मात्रा में वनों को काटा जा रहा है। वन पारिस्थितिकी होने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संसाधन भी है। वन एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं जो जीवन के असंख्य रूपों को आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन वन है। अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका विश्व का राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी है सुंडा जल डमरू मध्य। देखिए सुंडा जल डमरू मध्य जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में स्थित है। तीसरा देखते हैं जलवायु तथा मौसम से संबंधित। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ है, देखिए अल नीनो जो होता है ये आपका बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट से है। ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। अल नीनो समुद्री गर्म जलधारा है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप में तापन की स्थिति को दर्शाता है। ये घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। अगला देखिए इसमें भारत की भूगोल से संबंधित जो फैक्ट्स हैं। देखिए नदियों तथा नदी घाटियों से संबंधित क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। इसमें देखिए गंगा और यमुना नदी में बीच में समतल जलोढ़ क्षेत्र को दर्शाता है जो दोआब, जो कि शिवालिक पहाड़ियों से शुरू होकर प्रयागराज दोनों नदियों के संगम पर फैला हुआ है। और ब्रिटिश काल के दौरान गंगा यमुना के दोआब को 3 प्रशासनिक जिलों में विभाजित किया गया था। अगला देखिए इसमें देखिए ऊपरी जो दोआब क्षेत्र है मेरठ, मध्य दोआब क्षेत्र आगरा, निचला दोआब क्षेत्र इलाहाबाद है। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से बहकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी सरयू। उत्तर प्रदेश की जो सरयू नदी है भगवान राम की कथा से जुड़ी है और रामायण के अनुसार सरयू नदी यानी अयोध्या शहर के पास से होकर गुजरती है। अगला देखिए गोमती नदी के किनारे स्थित जो प्रमुख शहर है देखिए लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर है। कभी कभार नदियों के किनारे के जो बसे शहर हैं वो भी पूछे जाते हैं। और यमुना नदी के किनारे स्थित दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हमीरपुर और प्रयागराज हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में देखिएगा और बांग्ला में किस नाम से जानते हैं? देखिए तिब्बत में आपके सांगपो और बांग्ला में यमुना नदी के नाम से जानते हैं। और देखिए ये अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर से होता है। इस नदी को तिब्बत में त्यांसपो, अरुणाचल प्रदेश में विंग डिहंग तथा असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में यमुना नाम से जानते हैं। बिहम लिखा हुआ है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहते हैं? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसे कोसी नदी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये प्रतिवर्ष बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट नदियाँ दिए गई, उनके उद्गम स्थल दिए गए, इसमें मैच करना है इसको। देखिए ये पहले से ही बिलंगना, ये बिलंगना है, खितलिंग और मंदाकिनी केदारनाथ से, सरस्वती हो गई अलकनंदा सतोपत से, रामगंगा दूधातोली से। चलो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए नेत्रावती नदी।
नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती है। बटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बटवाल नदी भी कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जल प्रपातों और उनके संबंधित राज्यों का मिलान करना है। तो देखिए, इसमें मैगोड जो है वो कर्नाटक राज्य में, नोकलिकाई ये मेघालय में, मीनमुट्टी केरल में, थलैयार ये तमिलनाडु में। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करना है जिसमें वो बहती हैं। देखिए, आपके कमोग ये असम में बहती, बैतरणी ये उड़ीसा में, गिरना ये महाराष्ट्र में, हसदेव ये छत्तीसगढ़ में। तो आप देख सकते हैं 2023 का किस तरीके का लेवल पेपर बनाया था। ऐसा तो अभी जो RO का पेपर होगा उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। और एक बार RO का पेपर मैंने देख लीजिएगा, मैंने चैनल पर डाला हुआ है, काफ़ी अच्छा पेपर बनाया उन्होंने उस लेवल पे। नेक्स्ट है भू जल संसाधन, 19 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो ये देखिए, मंडी सचिव ग्रेड C का सेकंड का है। ऑप्शन नंबर C ये बेतवा नदी पर बना हुआ है। माता टीला बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जिसे राजघाट परियोजना भी कहा जाता है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बने माता टीला बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया था और ये परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर आदि जिले लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। देखिए, कथन पहला, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर C 1, 2 दोनों सही है इसमें। और ये देखिए आपका, ये हिंदुओं का एक पवित्र स्थल भी है जो पुष्कर, यहाँ पे मेला भी लगता है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर झील का निर्माण लूनी नदी के मुख्य जल स्रोत मुख्य द्वार पर एक बांध बनाकर एक कृत्रिम झील के रूप में 12वीं शताब्दी में किया गया था। अगला देखिए, 21 नंबर। निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर C कैप्टन कोटले। देखिए, देहरादून के बीजापुर नहर का निर्माण का श्रेय कैप्टन कोटले को दिया जाता है। इस नहर के लिए योजना का निर्माण और प्लान सर कोटले ने बनाया, लेकिन इस नहर का निर्माण कार्य कैप्टन किर्क के प्रबंधन में किया गया था। इस नहर को टोंस नदी से पानी मिलता है। ये नहर देहरादून क्षेत्र में जल संसाधन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, कुछ स्थानों पर भूजल जलस्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परत के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर C जलभृत बोलते हैं इसे। ये कुछ स्थानों में ये जो आपका नीचे जमा होता है उसे जलभृत कहते हैं और इसे जलभृत नाम से जाना जाता है। जलभृत तब बनते हैं जब वर्षा या बर्फ का जल जमीन में गिरता है और नीचे की ओर प्रवाहित होता है। ये जल चट्टान की परतों के छिद्रों और दरारों को भर देता है, जिससे उसमें ये जल इकट्ठा हो जाता है और एक जलभृत का निर्माण होता है। अगला देखिए, पर्वत। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। कौन से भारतीय राज्य अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, नागालैंड और मणिपुर। तो भारत के नागालैंड मणिपुर राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तारित दजक घाटी अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उच्च कोटि की पर्यावरणीय जैव विविधता पाई जाती है। यह समुद्र तल से 2452 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र भी है। जैसे कि भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजानों के रूप में जाना जाता है। और ये 5 खजाने जो भंडार है, सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कंचनजंगा है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है भारत नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा जो 8586 मीटर ऊंचा है। ये सोना, चांदी, मोती, अनाज, पवित्र पुस्तकों का भंडार है। इसके कारण इसे बर्फ के 5 खजाने वाला पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित
तलछट से बना है। तो ये आपका देखिए शिवालिक श्रेणी जो सबसे दक्षिणतम है, ठीक है, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है हमारा हिमालय। और ये हिमालय 3 श्रेणियों में से सबसे दक्षिणतम है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? सैंडल पीक। देखिए सैंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और ये सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी इस पर्वत की ढलानों में आरंभ होती है। नेक्स्ट देखिए कथन दिए गए। पहला कथन देखिए, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ में ढकी रहती है। कथन दूसरा है, बुग्याल वृक्ष टिम्बर लाइन एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपके सी यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। हिमरेखा ऊंचे पर्वतों में वह रेखा है जिसके ऊपर लगभग पूरे वर्ष बर्फ ढकी रहती है। यह समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर या इससे अधिक स्थान सापेक्ष ऊपर होते हैं। हिमरेखा की ऊंचाई अक्षांश, जलवायु, ढलान, समुद्र से निकटता, हवा की दिशा जैसी स्थितियों पर निर्भर करती है। तो कथन फर्स्ट सही है। दूसरा देखिए, बुग्याल चारागाह भूमि या घास के मैदान है जो उत्तराखंड में हिमालय में 3300 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में उच्च ऊंचाई पर स्थित है। इसे प्रकृति का अपना उद्यान कहा जाता है। और बुग्याल वृक्ष जो होता है टिम्बर लाइन एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। अगला देखिए, हिमालय में हिम शिखरों की तलहटी में जहाँ टिम्बर रेखा समाप्त हो जाती है वहाँ से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं। ये क्षेत्र ठंडी जलवायु में विकसित होता है और यहाँ की मिट्टी में अधिक नमी होती है। उत्तराखंड में बेदनी, फूलों की घाटी, ओली आदि प्रमुख बुग्याल हैं। तो ये कथन दूसरा भी सत्य है। ऐसे कि उड़िया पठार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके देखिए राजस्थान राज्य में स्थित है। ये सबसे ऊंचा पठार है इस राज्य का और ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में स्थित है। और ये देखिए पिथौरागढ़ जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है वहाँ पे मनुस्याई तहसील में स्थित है। ये कुमायूं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र से संबंधित फैक्ट। देखिए भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसकी जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका 83 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए थार जो है दुनिया का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला रेगिस्तान है जिसकी जनसंख्या 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, ये देखिए वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। और इसका जिससे क्या होता है, इसे जलौनी लकड़ी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये भीगल होता है, ये भीगल पक्ष वृक्ष होता है, इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो ये चारे में भी यूज़ होता है और लकड़ी जलाने में भी काम आती है। तो ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला भीगल एक औषधीय पेड़ है। इसे स्थानीय भाषा में भिकुआ भी कहते हैं। इसका वनस्पति नाम ग्रेविया ओप्टिवा है। पहाड़ का वंडर ट्री कहा जाने वाला भीगल का पेड़ काफ़ी फायदेमंद है। इसके पेड़ की पत्तियां ग्रीष्मकाल में भी हरी रहती हैं जो जानवरों के लिए चारे का काम करती हैं। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो यह पहला है ऑप्शन नंबर ए बेदनी। जो बुग्याल चारागाह भूमि या घास के मैदान है जो टिम्बर लाइन एवं हिमरेखा के बीच उगते हैं। ये हरे मखमली घास के मैदान होते हैं। यहाँ की मिट्टी में सर्वाधिक नमी पाई जाती है। चमोली जिले का बेदनी बुग्याल एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और उत्तराखंड के अन्य बुग्याल देखिए गिरसों, औली, हरकीदुन, कसौनी, कुश, कल्याणी, चोपता घाटी और आपका पवाली कंठा। नेक्स्ट देखिए खनिज संसाधन में निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला भी कहते हैं? तो ये आपका लिंगेनाइट है और कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा होता है। देखिए
लिग्नाइट भूरा कोयला होता है और इससे कि कार्बन की मात्रा 25 से 35% होती है। कोयले की 4 प्रमुख प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें सर्वोच्च जो क्वालिटी है एंथ्रेसाइट, जो मैंने बताया अभी को। भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य हैं कोयला उत्पादन में। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के जालौर जिले में स्थित किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये देखा आपका रोजी पिंक यानी गुलाबी पाया जाता है और ये राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है। ये भारत में सबसे सस्ते ग्रेनाइट में से एक है और इसका उपयोग फर्श और काउंटर बनाने के लिए किया जाता है। बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसे तुर्की और यूरोप जैसे देशों को भी निर्यात किया जाता है। अगला देखिए, टाइम जोन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक यानी टाइम कीपर है, अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो CSIR-NPL यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए, भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। CSIR-NPL भारत मानक समय IST के बारे में बनाए रखता है। जैसे कि जनसंख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, तो ये 36 नवंबर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो 882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये आपके देखिए, और जो राष्ट्रीय औसत है उससे 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। और यहाँ पे आपका देखिए जो भूगोल है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल कंप्लीट था। इसके बाद आपका आएगा जो इतिहास है, सॉरी अर्थशास्त्र और आपका पॉलिटी वाला सेक्शन। तो एक एक वीडियो में ही कंप्लीट करा देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और UPSSC पैट से पेपर से पहले मैं आपको MCQs की पूरी सीरीज़ करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।